नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग CGL 2023 मेंस के लिए और CGL 2024 प्रीलिम्स के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे ताकि हम एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन हो उससे आसानी से हम डील कर सकें। और इस क्रम में हमने इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया है वो CGL 2022 मेंस के क्वेश्चन को हमने पिकअप किया है। और यहाँ पे जो मेंस का जो पेपर हुआ था 7 मार्च को, उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन को हमने लिया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब इस वीडियो में मैं आपको पेपर सोल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको पहले सोल्व करना है, पहले उसको पिकअप करना है और कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है। तो जैसे मैं ये पहला क्वेश्चन देखता हूँ तो पहला क्वेश्चन ही मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट, यहाँ पे पार्टनरशिप का आ गया। तो मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए क्या करूँगा, स्किप कर दूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना होता है अन्य सवालों की अपेक्षा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को भी कम से कम कैलकुलेशन करके सोल्व करके बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ए ने 75,000 रुपये के साथ निवेश किया, एक व्यवसाय शुरू किया। यानी कि ए कितना से शुरू किया, 75,000 से। अब 1000 को मैं क्या करूँगा, के लिखूँगा। यहाँ पे कम लिखना भी एक यहाँ पे समय बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि 5 महीने बाद बी ने 80,000 रुपये के साथ निवेश किया। अब बी कितने के साथ निवेश किया, 80,000 के साथ, और 5 महीने के बाद में किया है, ये ध्यान रखेंगे। और 1 साल बाद में उन दोनों को इतना लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी कि ये जो है पूरा 1 साल यानी कि 12 महीने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, और बी कितना दिन किया होगा, 7 महीने किया होगा, क्योंकि वो 5 महीने बाद आया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर में, पार्टनरशिप वाले में प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट आप जितने समय के लिए करेंगे वहीं उसका जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा, वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले पे हमने इसको सेट कर दिया। ए का यहाँ पे 75 के गुना 12 और बी का 80 के गुना 7। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो ये 16 बार में कटेगा, 16 पचे, और ये 15 बार में कटेगा, 15 पचे 75। अब एक बार और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 तिहाई और ये 4 चौका। अब हमारे पास ए और बी का रेशियो क्या आ गया, 15 तिया 45 और बी का कितना आ गया, 7 चौका 28। अब यहाँ पे 45 और 28 ये रेशियो ए और बी का आ गया। अब यहीं रेशियो के योग के बराबर में क्या दिया है, ये हमारे पास प्रॉफिट दे दिया है, और इसी को हमें डिवाइड करके और 45 के लिए निकालना है और 28 के लिए निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप इसे योग कर लें, यानी 45 और 28 कितना हो जाएगा, 73। 73 यूनिट के लिए इतना दिया है, तो एक बार आप 45 यूनिट के लिए निकालें और दूसरी बार 28 यूनिट के लिए निकालें और अपना आंसर लें। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि ये जो ए का दिया हुआ है 45 यूनिट के लिए निकालना है हमें, तो मैं यहाँ पे डिजिटल सम लगाऊंगा। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि उसके अंकों का योग। तो अगर हम देखें तो ए के अंकों का योग जो है, प्रॉफिट के अंकों का योग, वो 5 और 4 9 है। अब हम जानते हैं कि डीएस में, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये बात जान लें कि डीएस में अगर अंकों का योग यानी डीएस आ गया, डिजिटल सम आ गया 9, तो उस 9 में आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते जाए, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही रहता है। तो अब यहाँ पे ए का क्या है, 9 है, तो इसमें कितना से भी गुना करेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 ही रहेगा। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है ए के लिए जिसका डिजिटल सम 9 है। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 है जो उसमें डिजिटल सम ए के लिए 9 आ रहा है। तो इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, ये ज्ञात करना है, और यहाँ पे एक्स के लिए कुछ दे दिया गया है। अब यहाँ पे रूट में क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, और ये 121 किसका होता है, 11 का, और यहाँ पे माइनस ये 169 कितने का होता है, 13 का। यानी कि 11 8 19, 19 में से 13 जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें बिना पेन उठाए आपको ये सोल्व करना था, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं थी।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या इतना और ऊंचाई इतना दे दी गई हो। अब यहाँ पे पाई का मान यहाँ पे 3.14 लेने के लिए बोला जा रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई के जगह पे क्या रखेंगे 3.14, आर के जगह पे कितना 10 का स्क्वायर 100 गुना एच के जगह पे 20। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ये दोनों जीरो कैंसिल, यानी 314 को गुना करना है किससे, 20 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6280 सेंटीमीटर क्यूब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एक 680 मीटर ऊंची इमारत, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसे भी मैं क्या करूँगा पेपर में पहली बार में तो नहीं करूँगा, दूसरे बार में करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अब सोल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे ये एक दे दिया गया है इमारत और इसका ऊंचाई दे दिया गया है 680 मीटर। अब बोल रहा है कि इसके शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब इसके शीर्ष से एक टावर, अब मान लेते हैं कि ये टावर होगा और दोनों ज़मीन पे खड़े हैं, ये ज़मीन का यहाँ पे सतह है, ठीक। अब ये क्या है, टावर है और ये क्या है, इमारत है। तो इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो दे दिया गया है, इसको हम यहाँ पे अगर डॉटेड लाइन से मिलाएं तो ये दे दिया गया है कितना 45 डिग्री। अब यहाँ पे 45 डिग्री दे दिया गया है और फिर बोला गया है कि तथा इसी इमारत के आधार से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। एक बार यहाँ पे शीर्ष से शीर्ष का उन्नयन कोण दिया गया है और फिर एक बार आधार से यहाँ पे शीर्ष का उन्नयन कोण दे दिया गया है। ये कितना दिया गया है 60 डिग्री। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो टावर की ऊंचाई क्या होगी, इस टावर की ऊंचाई हमसे पूछा जा रहा है, जबकि इस इमारत की ऊंचाई 680 मीटर दे दी गई है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस छोटे वाले त्रिभुज में पहले चलेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे 45 डिग्री के लिए। तो tan 45 का हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो क्या है, ये जो बेस है ये इसके बराबर है, क्योंकि ये सारे 90 डिग्री पे खड़े होंगे खंभे या फिर इमारत या फिर मीनार। तो ये एक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब फिर हम चलते हैं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में tan 60 का हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। तो tan 60 का वैल्यू यहाँ पे पूरे कितना हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे में आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें निकालना है कितना का मान, √3 का मान, और हमारे पास दिया कितना है इसके लिए, ये कितना है इसके बराबर में है, ये किसके बराबर, इसके बराबर है, और ये जो है पोर्शन ये किसके बराबर में हो जाएगा, इसके बराबर में। यानी कि ये अगर दिया है 680 तो ये भी हो जाएगा 680, यानी कि अगर हम ये यहाँ पे इसका मान निकालें, अगर √3 और 1 से कंपेयर करके निकालें तो ये कितना हो जाएगा √3 - 1 के लिए, यानी √3 - 1 के लिए हमारे पास कितना दे दिया है 680, और हमें निकालना कितने के लिए है, ये √3 के लिए। तो √3 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो अब इसको गुना करने से पहले एक बार परिमेयकरण करेंगे और उसके बाद में जब आप सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 340 प्लस में √3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो अब इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं बिना ज़्यादा किसी त्रिभुज का नामकरण किए हुए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 60 रुपये प्रति केजी चावल की लागत को कितने केजी चावल को 42 रुपये प्रति केजी की लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपये प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये क्या है, एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो एलिगेशन में क्या होता है कि अगर हम प्राइस को एलिगेट करते हैं, ध्यान देंगे, प्राइस को अगर हम एलिगेट करते हैं तो जो भी रेशियो हमारे पास मिलता है वो रेशियो किसका मिल जाता है, वेट का रेशियो मिल जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्राइस को एलिगेट करने पे हमें वेट का रेशियो प्राप्त होता है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्राइस में क्या आ जाएगा, या तो आप कॉस्ट प्राइस को एलिगेट करें तो पूरे कॉस्ट प्राइस लें,
या फिर आप अगर सेलिंग प्राइस को ले रहे हैं तो पूरे सेलिंग प्राइस को लेकर के एलिगेट करें। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे क्या चीज़ दिया गया है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस। पहले का कॉस्ट प्राइस कितना दे दिया गया है, 60 रुपये। दूसरे का कितना दे दिया गया है, 42 रुपये। और तीसरे का कॉस्ट प्राइस न दे करके, यानी जो फाइनल है उसका कॉस्ट प्राइस न दे करके सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो सेलिंग प्राइस 56 है और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया गया है। तो इससे हम सीपी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो ये 112 के लिए है सीपी, एसपी 56 रुपया, तो हमें 100 के लिए निकालना पड़ेगा। तो ये 100 के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 50। अब हमारे पास तीनों कॉस्ट प्राइस आ गया, 60 और ये 42 और ये 50। अब अगर हम इसको एलिगेट करते हैं तो हमारे पास कितना रेशियो मिल जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा कितना, 10। अब ये किसका रेशियो आ गया, ये वेट का रेशियो आ गया। हमने बताया था कि प्राइस को एलिगेट करने पे वेट का रेशियो मिलता है, तो वेट का रेशियो आ गया। ये पहले यहाँ पे प्रकार का वेट आ गया 8 यूनिट और दूसरे प्रकार का वेट आ गया 10 यूनिट। अब हमारे पास ओरिजिनल में दूसरे प्रकार के लिए दिया गया है कितना केजी, 24 केजी। यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट के लिए हमारे पास कितना दे दिया गया है, 24 केजी। और हमें निकालना कितने के लिए है, 8 केजी, 8 यूनिट के लिए। तो ये 24 जो दिया है 10 के लिए दिया है और निकालना हमें 8 के लिए। तो 24 को 8 से गुना करके एक पॉइंट दे देंगे एक अंक के पहले। तो यहाँ पे 19.2 केजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे प्रिज्म और पिरामिड की बात कही जा रही है। तो प्रिज्म में क्या होता है कि बेस से लेकर के ऊंचाई तक क्या होती है, दोनों समान होती है। और पिरामिड में क्या होता है, ये शंक्वाकार होती है, यानी कि जो बेस होता है वो जैसा भी हो लेकिन उसका जो ये टॉप जो होता है वो आपस में जा कर के मिल जाता है। तो हम इसको शंक्वाकार मानते हैं। तो अब बोल रहा है कि इसका जो यहाँ पे जो आधार है यानी जो रेडियस होगी वो दोनों की सेम होगी और उसका ऊंचाई भी दोनों का सेम दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आयतन, अगर आप प्रिज्म और पिरामिड के आयतन जानते हैं तब तो आसान है कि आप जानते हैं कि पिरामिड का जो आयतन होता है वो 1/3 करके होता है, 1/3 करके होता है। और अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंपल सा आप बेलन और शंकु के आयतन को भी आप यहाँ पे कंपेयर करके इसका राइट आंसर ले सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इस बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h, और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h। अब यहाँ से πr² h कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो रेशियो बचेगा वो 3:1 बचेगा, यानी कि 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी इतना मीटर लंबी सुरंग को 60 से 80 सेकेंड में पार करती है, मालगाड़ी की चाल क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, ये एक सुरंग है जो कि 1250 मीटर ये सुरंग है, लंबी है। और एक जो मालगाड़ी है वो 350 मीटर मालगाड़ी है, लंबी है। तो ये क्या है कि इस सुरंग को पार करती है और उसे 80 सेकेंड का समय लगता है। तो अब एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी कोई ट्रेन किसी भी ट्रेन को उसी दिशा में पार करे तो डिस्टेंस उसका क्या होता है, ऐड होता है। या फिर ट्रेन को पार करे या फिर किसी सुरंग को पार करे तो भी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, ऐड होगी, यानी कि आपस में जुड़ जाएगी। तो अगर हम डिस्टेंस देखें तो रेलगाड़ी ने कितना डिस्टेंस पार किया, 1250 तो सुरंग का और 350 अपना, यानी कि 13×3 1600, 1600 मीटर उसने यहाँ पे पार किया डिस्टेंस। और टाइम कितना लगा, 80 सेकेंड। अब ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो इतना मीटर प्रति सेकेंड मेरा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में मीटर प्रति सेकेंड न देके किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 18/5 से क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 18/5 से गुना जब करेंगे तो इसको काटने के बाद में आपका राइट आंसर जो होगा वो 72 होगा। और मैंने आपको एक अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं इतना सारा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 और 1 9, यहाँ पे क्या है, 9 बन रहा है डिजिटल सम। तो अब आप ऑप्शन में देखेंगे किसका डिजिटल सम 9 बन रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 का ही डिजिटल सम 9 बन रहा है।
तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक का क्या होता है, इस तरीके के जब भी डाटा दिया हो तो बहुलक का मतलब होता है जो भी ज़्यादा बार आपको दिखे उसे बहुलक कहते हैं। बहु का मतलब क्या हो गया, बहुत यानी कि ज़्यादा, और लक का मतलब यहाँ पे लुक से समझ सकते हैं, बहुलुक यानी कि जो भी ज़्यादा आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 की संख्या ज़्यादा है तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे दिया गया है 2, यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है और अब से पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 यहाँ पे वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है, एक्स है और वो वाई है। 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन दे दिया गया है। तो आप यहाँ पे अपने मर्जी से कुछ भी नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पे इसको आसानी से सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे बाई ऑप्शन ही चलना पड़ेगा। तो बाई ऑप्शन जब भी आप चलेंगे तो आपके पास में तो 1 नंबर 2 नंबर से चलेंगे, क्योंकि उस समय तो आंसर आपके पास होगा नहीं। तो उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। तो एक बार क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि x का मान यहाँ पे 2 में बराबर है और यहाँ पे 2 में 1 है। तो पहले यहाँ पे चेक करता हूँ 1 नंबर ऑप्शन। तो x का मान 1 रखते हैं तो पहला यहाँ पे इक्वेशन में 2 प्लस y का मान 2 रखता हूँ तो 3 3 9, यहाँ पे 9 और 2 11 हो गया, लेकिन ये तो 17 है, ये तो हुआ नहीं। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन यहाँ पे मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब मैं दूसरे ऑप्शन को नहीं चेक करूँगा, भले वो आंसर हो या फिर नहीं हो। अब हम चेक करेंगे इसमें से किसी एक को। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम x का मान 3 रखते हैं, y का मान 3 रखते हैं, तो क्या इस सेटिस्फाइड करता है। x का मान अगर 3 रखेंगे तो 2 का पावर 3 यानी कि 8 प्लस, अब y का मान अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे 3 3 9 3 का 27 हो जाएगा, जो कि 35 बन जाएगा, लेकिन हमें 17 लाना था। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अगले ऑप्शन पे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है कि x का मान यहाँ पे 3 बराबर है और y का मान यहाँ पे 2 यहाँ पे y का मान कुछ कम हुआ है। तो कम हुआ है इसलिए इसके संभावना ज़्यादा है। मैंने इस ऑप्शन को क्यों नहीं पिक किया, क्योंकि ये क्या था कि y का मान ज़्यादा था, 3 था, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं 4 जब चेक करूँगा तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रजनीश ने, अब ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो पहले गो में तो मैं इसे नहीं करूँगा, स्किप कर दूंगा। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपये की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, यदि ब्याज दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या था। अब यहाँ से हमें इंस्टॉलमेंट का ये सवाल है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे 2 वर्ष का यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे रेट कितना है, 40%। तो अब यहाँ पे रेट और ये टाइम जो भी है, इसी से हमें कुछ यहाँ पे करके इसका राइट आंसर लाना है। तो इसका तरीका क्या होता है कि इस रेट से हम यहाँ पे चलते हैं। इस रेट को अगर हम देखें तो 2/5 है और हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। तो ये 2/5 कितना बन जाएगा, 7/5 बन जाएगा। यानी कि पहले वर्ष में क्या होगा, 5 से 7 होगा और दूसरे वर्ष में क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 से 49 होगा, 7 का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे पास जो है, यहाँ पे इस दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे इसको आंसर लाएंगे। क्या करेंगे कि ये जो दोनों है ये हमारा क्या है, इंस्टॉलमेंट है। यही मेरा क्या है, इंस्टॉलमेंट है और ये सब जो है ये मेरा प्रिंसिपल है। समझ गए, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, और ये क्या है, प्रिंसिपल है। तो अब यहाँ पे सवाल में दिया गया था कि समान इंस्टॉलमेंट है, समान यहाँ पे किस्त की राशि। तो अगर ये 49 है तो इसको भी 49 बनाना पड़ेगा। तो इसको हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, इस वाले रेशियो को। तो अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये भी 49 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 7 × 5 = 35 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो 35 और 60 ये टोटल हमारे पास क्या आ गया,
राशि आ गया, ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल। और ये 49 + 49, ये 98 जो है, ये कहलाता है अमाउंट। ये ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है अमाउंट। लेकिन हमसे अमाउंट की बात नहीं कही जा रही, हमसे ये किस्त की बात कही जा रही है, यानी कि 49 यूनिट का हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 60 है इसके लिए ये कितना दे दिया है? 1500। तो हम कह सकते हैं कि 1500 ये दिया है 60 के लिए, और हमें निकालना किसके लिए है? 49 के लिए। तो अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये 25 बार में जाएगा, 25 गुना में 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 गुना 49 को हमें गुना करना है। तो आप या तो 50 को एक बार 25 से गुना करके उसमें से 25 घटा लें, ऐसे हो जाएगा। या फिर आप 25 का मतलब अगर 1/4 समझते हैं 25% का, तो 4900 का आप यहाँ पे 1/4 कर लें, तो यहाँ पे 1225 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको गुना नहीं करके यहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये बोला जा रहा है कि पी, क्यू और आर अकेले अकेले कार्य करते हुए किसी काम को क्रमशः इतना इतना दिन में पूरा कर सकता है। पी और क्यू पहले दिन काम करता है, यानी पहले दिन पी और क्यू करता है, पी और आर दूसरे दिन करता है, दूसरे दिन पी और आर करता है, तथा पी और क्यू तीसरे दिन करता है, पी और क्यू फिर आ गया, और फिर बोल रहा है कि इसी तरीके से क्रम चलता है। अब फिर यानी कि पी और आर आएगा, यानी कि पी क्यू पी आर, पी क्यू पी आर, ये यहाँ पे क्रम चल रहा है। तो बोला जा रहा है कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमें वर्क चाहिए, फिर हमारे पास इफ़िशियंसी चाहिए, तब तो हम काम कराएंगे। तो इस तरीके का जब भी सवाल हो तो यहाँ पे वर्क निकालने के लिए क्या होता है? वर्क बराबर में टाइम इनटू इफ़िशियंसी होता है, पहला बात। अब अगर आपको टाइम निकालना है तो वर्क को इफ़िशियंसी से डिवाइड कर दीजिए, इफ़िशियंसी निकालना है तो वर्क को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए। ये है कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात कि यहाँ पे जब भी सिर्फ टाइम दिया रहे तो यहाँ पे वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? उस तीनों टाइम का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो तीनों का अगर हम एलसीएम निकालें 5, 10 और 15 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो कि मेरा ये पूरा टोटल वर्क कहलाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या बोला कि वर्क को अगर टाइम से डिवाइड करते जाएं तो इफ़िशियंसी मेरा मिलेगा। तो ए का 5 दिन है तो डिवाइड करेंगे तो ये 6 इफ़िशियंसी आ जाएगा। ये नहीं है, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी लिखूँगा। पी का इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्यू का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और आर का कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब हमसे बोला जा रहा है कि पी और क्यू एक दिन करते हैं, तो पी और क्यू 6 और 3 9 मिलके कर रहा है एक दिन, प्लस फिर अगले दिन कौन आ रहा है? पी और आर, यानी कि 6 2 8। फिर आगे तीसरे दिन कौन आएगा? फिर 9, फिर अगले दिन 8, ऐसे करके चलता जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि 2 दिन में कितना काम हुआ? 17 काम। फिर अगले 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 17 काम। यानी कि 4 दिन देखते हैं तो ये 4 दिन में तो 34 काम हो जाएगा, लेकिन हमें कराना है सिर्फ 30 काम। तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पे 9 8 17 जो है इसको हम क्या करते हैं? 30 को डिवाइड करते हैं 17 से, और यहाँ पे 2 से हम गुना कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 दिन को हम एक दिन में कन्वर्ट कर लिए हैं कि 9 और 8 को। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं तो मिनिमम कितने बार में जाएगा? एक बार में, मैक्सिमम एक बार में जाएगा। और एक को अगर हम 2 से गुना कर लें तो 2 दिन तो मेरा ये पहले आ जाएगा, 2 दिन यहाँ पे आ गया। और काम हमारे पास कितना हो गया? 17 काम। अभी काम करना बचा कितना है? 13 काम। तो 13 काम को करने के लिए फिर अगले दिन कौन कौन आएगा? पी और क्यू आएगा। तो पी और क्यू 6 व 3 9 के इफ़िशियंसी से एक दिन कर लेगा, तो हमारा ये कितना हो गया? 3 दिन यहाँ पे काम हो गया। फिर यहाँ पे अब बचा है कितना दिन? 13 दिन में 9 दिन काम कर लिया, तो अब कितना काम बचा है? 4 काम। और इस 4 काम को करने के लिए पी और आर दोबारा से आएगा, तो 6 और 2 8 के एफिशिएंसी से करेगा, तो हाफ डे यहाँ पे करेगा। तो 3 दिन पहले था यहाँ पे और हाफ डे यहाँ, यानी कि 3.5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया, इसीलिए इतना समय लगा। अदरवाइज़ आप एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि a + b
का 20% ए माइनस बी के 30% के बराबर हो तो ए बी का कितना प्रतिशत इतना है, ये पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का यहाँ पे क्या तरीका है, यहाँ पे बराबर जो दिया हुआ है इसको मैं खोलूँगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सी एंड डी यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज़ करके ए और बी का रेशियो ले लूँगा। तो अगर हम ए प्लस बी बट्टा में, ये बराबर के इधर है ए माइनस बी, इसको अगर हम बट्टा में ऐसे लें तो क्या हो जाएगा मेरे पास ए माइनस बी, ए प्लस बी बट्टा में ए माइनस बी बराबर में क्या हो जाएगा, इस 0% ये 0% कैंसिल कर दिए तो ये 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो ए बाई बी बराबर में कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 बट्टा में 3 में से 2 गया 1, यानी ए आ गया 5 और बी आ गया 1। तो बोला बी का कितने प्रतिशत ए है, तो बी का यहाँ पे कितना प्रतिशत है, 500% दिख रहा है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं बिना इसको 20% 30% को खोले हुए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक राशि 9 वर्ष में साधारण ब्याज पे स्वतः की 3 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि वो राशि 1 थी तो वो 3 गुनी हो गई, यानी 1 अगर प्रिंसिपल है तो 3 क्या है, अमाउंट है, तो 2 क्या होगा, उसका इंटरेस्ट मिला होगा, ये 2 इंटरेस्ट मिला होगा, यानी कि ब्याज मिला 2 कितने पे, 1 पे, और वो 9 वर्ष में। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि 1 वर्ष में जो भी रेट मिलता है, जो भी ब्याज मिलता है, उसको अगर 100 से गुना कर दे, जो यानी कि कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज 100 रुपये पे, वहीं हमारा क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। 1 वर्ष में 100 रुपये पे प्राप्त ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास कितना मिल गया, 2 मिल गया है ब्याज, और कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, 9 वर्ष में, लेकिन हमें निकालना है 1 वर्ष का, तो ये 1 से गुना कर देंगे, और अगर हम 100 से गुना कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 100 रुपये पे आ जाएगा, ये ध्यान दें, 100 रुपये पे आएगा। तो यानी कि ये कितना हो गया, 200/9, यानी कि अगर आप इस यहाँ से भी देखें 2/9 का अगर आप परसेंटेज देखें तो कितना हो जाता है, 1/9 का होता है 11.1/9, तो अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 22.2/9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको चाहें तो ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, P बराबर में यहाँ पे इंटरेस्ट साधारण ब्याज SI बराबर में क्या हो जाता है, PRT/100। तो यहाँ पे SI कितना हो जाएगा, 2 बराबर P हमने 1 माना था, R हमें निकालना है, टाइम कितना है 9 और बट्टा में 100, तो यहाँ से भी 200/9 करेंगे तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इतना बराबर में P दे दिया है, इतना बराबर में Q दे दिया है, तो P² माइनस Q² किसके बराबर है। तो अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि दोनों को स्क्वायर करके आपस में क्या करना है, माइनस करना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे थीटा का मान आप रख सकते हैं। तो अगर हम थीटा का मान रखते हैं तो अगर 45 डिग्री रख के बनाएंगे तो यहाँ पे ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड कर जाएगा। लेकिन मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, क्या करना है कि इसको स्क्वायर करना है और इसमें से घटाना है, इसको घटाना है। तो A² यहाँ पे क्या करेंगे, A² कॉट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे B² कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो A² माइनस B² ये बचा, और फिर ये क्या हो जाएगा, B²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में A² कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा B² माइनस A²। और अब हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप सोल्व करेंगे उसको तो यहाँ पे आएगा उल्टा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो
यहाँ पे -1 आएगा और -1 को, और बराबर में क्या आएगा आपके a² माइनस b², और उधर आएगा आपका -1। तो अगर आप इसको -1 से गुना करेंगे तो आपका उल्टा यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस a²। ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इस वीडियो में अभी 15 क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। अगली वीडियो में मैं अगला 15 क्वेश्चन सोल्व करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।